हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस के बारे में। अभी तक हमने क्लियर किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला देखा था, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद फिर हमने रिफ्रैक्शन देखा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यानी हम लोग यहाँ बात करेंगे लेंस की। अब लेंस क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है स्फेयर का। लेंस क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है, ये स्फेयर है, इससे एक छोटा सा पार्ट है लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? लेंस। तो लेंस क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कैसे रे आती है और लेंस यानी स्फेरिकल सरफेस से मीट करके एंड एंगल्स चेंज होता है और कितना उसका फोकस होता है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बात पहले आती है समझना। लेंस को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्फेरिकल सरफेस जो होती है उससे किस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें ये मीडियम जो है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेट्स से N2 है, क्योंकि लेंस या तो ग्लास से बना होगा या तो फाइबर से बना होगा या तो कोई अलग मीडियम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है या μ2 है। ठीक है, जो भी लेना चाह सकते हैं। और यहाँ पे लाइट कहाँ से आती है? जनरली हम एयर से लेते हैं, तो N1 या तो μ1। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक में, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस में। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, हाँ, पहले हम स्टडी करेंगे एक साइड के लिए। तो ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, एंड ये स्फेरिकल सरफेस किसी भी मीडियम से बनी है। लेट्स से हमने एज्यूम किया कि उसका रिफ्लेक्टिव N1 है और लाइट जो आ रही है वो है, लाइट जो आ रही है वो आ रही है एयर से, जो कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N1। तो ये लाइट आ रही है एयर से, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट वहाँ अलग होगी। और N2 जो है ये लेट से ग्लास है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाएगी, यानी इसका मतलब बेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लें, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लें, तो यहाँ पे लेट्स हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है O। ठीक है, यहाँ से रे आई, ठीक है, सॉरी, ये रे आ रही है, आने के बाद मीट करने के बाद ये रे कहीं जाके बेंड हो गई। ठीक है, बेंड हुई है। अब जो हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे नॉर्मल के। देख, ये सरफेस हमने माना ऐसा, ये छोटा सा पोर्शन लिया हमने। ठीक है, लेट से हमने छोटा सा पोर्शन लिया। देख, यहाँ पे ये लेंस का पार्ट है, इसका हमने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया है। ठीक है, ये क्या है? एक छोटा सा पोर्शन। ठीक है, देखो ये कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, तब हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अब लाइट आएगी, ठीक है, लाइट आएगी और यहाँ से बेंड कर जाएगी, है ना। ये N1 है, ये मीडियम 1 है एयर, ये ग्लास है। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन स्टडी करें। तो यहाँ पे जो ये बना है ये नॉर्मल बना है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अब जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर कर्वेचर में मिलता है। यहाँ से लाइट आई, ऑब्जेक्ट जहाँ पे मिलेगी वहाँ बनेगा इमेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, अब आप लाइट क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, या तो हम बोल सकते हैं लाइट जो है एक छोटे से ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ छोटा कंसीडर किया। ठीक है, छोटी स्टडीज कर रहे हैं जिसमें हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को छोटा सा कंसीडर कर रहे हैं, वहाँ से लाइट आ रही है, एक छोटे से एंगल पे डेविएट कर रही है। ठीक है, बिकॉज ये जो हम देखते हैं ना, बनाते ना लेंस को इतना बड़ा ऐसे, लेंस एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता। आप अपने शीशे का ग्लास लीजिए, आपके पास जो चश्मा है, सब ग्लास उठाएंगे तो देखिए वो कितना पतला है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत मतलब उसमें मिनिमम मतलब बहुत कम कर्वेचर होता है। ठीक है, यानी वो बहुत कम बेंड होता है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि इतना बेंड होगा, बट रियल में इतना बेंड नहीं करते। जैसे मान लो लेंस है, हम एज्यूम करते हैं बहुत पतला सा, वो एक्चुअली में क्या होता है? बहुत बहुत हल्का सा बेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रियल में जो लेंसेज होते हैं वो ज़्यादा बेंड नहीं करते लाइट को, जितना हम एज्यूम करते हैं, जितना हम थ्योरेटिकली बात करते हैं उतना नहीं होता। यहाँ पे जो एंगल वगैरह वो कम होता है। तो देखो लाइट आएगी, तो जिस एंगल से इंसिडेंट की है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट कहाँ पे इंसिडेंट करती है? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। जो भी हम ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्शन को, तो उसको हम किस एंगल से बनाते हैं? हम ये एंगल नहीं लेते, हम एंगल लेते हैं नॉर्मल के साथ वाला। तो एंगल हम मेजर करते हैं इंसिडेंट नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल ये है, तो इसका जो एंगल मेजर होगा वो होगा रिफ्लेक्टेड रहेगा। ये लाइट आ रही है, तो ये हिट की और नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये हिट करने के बाद जो जाएगी वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हिट करने के बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ मेजर किया, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही ये लाइट, ये जो लाइन है नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्यों मिल रही है? तो जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ये जो एक है ये आपका लेंस, ये क्या है? एक पार्ट है स्फेयर का। अगर इसको हम पूरा बना दें तो ये क्या बन जाएगा? स्फेयर। ठीक है, देखो ये लेंस का पार्ट है जो हम देख रहे हैं, ये इतनी सरफेस है। ठीक है, इसको अगर हम पूरा कर दें तो ये क्या बनेगा? स्फेयर। अब स्फेयर में आप कभी भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, कहीं से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक, कहीं से भी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमेशा कहाँ मीट करेगी? सेंटर पे।
है ना, वो कहाँ मीट करेगी, सेंटर पे। तो यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस केस में भी, तो वो भी कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जहाँ पे हमने ये माना, जहाँ से इमेज बनती है जहाँ तक, उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ये लेंस वाला है, सॉरी मिरर वाला ही, तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हम लोग को यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। डायग्राम तो लिख सकते हैं, कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस एज shown in figure with radius of curvature r and refractive index n2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। तो हमने ये एक मीडियम कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये सरफेस कंसीडर। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ एंगल्स हम ड्रॉ कर देते हैं, तो एक कोएफिशिएंट दे जाए, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। जो एंगल कर्वेचर बना रहा है नॉर्मल वो होगा बीटा, और जहाँ पे इमेज बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल गामा, ठीक है। और इसको हम लाइन को एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये लाइन, इसको हमने बोला हाइट h, लेट्स से, ठीक है, कोई भी हाइट h है। तब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तीनों ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम अलग कर लें थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो नाम दे दो चाहो तो, ओ सी और आई, तो आई, इसको नाम देते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं वाई, ठीक है। तो ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये ओ सी आई है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, ओके, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें, इसका हाइट एच है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो टेन अल्फा कितना है, टेन अल्फा यहाँ पे देखें तो इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई, ठीक है, ओ एक्स वाई और एक्स वाई सी एंड एक्स वाई आई, समझते ओ एक्स वाई, आई एक्स वाई एंड सी एक्स वाई, ये तीन ट्रायंगल, सी एक्स वाई, आई एक्स वाई और ओ एक्स वाई, ठीक है। तो ये तीन ट्रायंगल, इसमें हम लिखते हैं टेन अल्फा। देखो अब यहाँ पे हम बात करें अगर अल्फा की, तो अल्फा जो है बहुत बहुत छोटा एंगल है, बिकॉज हमने बताया ना जो सेंटर कर्वेचर हम एज्यूम करते हैं उतना होता नहीं है रियल में, ठीक है। प्रैक्टिकली तो ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, तो ये छोटा एंगल जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा क्या होगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि है एच, और बेस, यहाँ बेस कितने, ओ एक्स से डिस्टेंस है, ओ से लेके एक्स तक क्या है, ऑब्जेक्ट रखे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से एक्स से क्या हो जाएगा, यू, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, मतलब एक्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो जाएगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एक्स से लेके आई का डिस्टेंस हो जाएगा इमेज का बी, इमेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं बी, तो यहाँ पे आ जाएगा एच बाई यू, ठीक है। इतना समझ में क्या से लिख सकते हैं, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा बहुत छोटा है, तो यहाँ से अल्फा कितना, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, नियरली अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा को हम नियरली मान सकते हैं, नियरली अल्फा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है ना, तो टेन की वैल्यू क्या होती है, जो टेन अल्फा होता है साइन अल्फा होता है, जब उनकी वैल्यू छोटी होती है तो वो थीटा बन जाते हैं, चाहे वो टेन थीटा हो चाहे वो साइन थीटा हो, जब वो छोटे होते हैं तो वो थीटा बन जाते हैं। कॉस थीटा में थोड़ा चेंजेस होता है, मगर टेन और साइन में ऐसे होता है, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स में तो पढ़ ही रहोगे। तो अल्फा क्या होता है, एच बाई यू, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा एच बाई यू। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली टेन अल्फा हो गया, टेन बीटा क्या हो जाएगा, यानी बीटा बीटा हो जाएगा, ये टेन बीटा क्या हो जाएगा, पी बाई पी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जाएगा एच बाई आर, एंड गामा जो टेन गामा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अगेन एच है और बेस क्या है वी, तो एच बाई वी। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो ये नोट ट्रायंगल का खत्म हो गया, ये देखते हैं, ठीक है, यही फिगर में वापस से। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट, जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू जो होता है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे n12 ले रहे हैं, ठीक है, तो μ12 या n12 बात वही है, तो n12 या n21 जो भी लेना है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहे हैं 21,
ठीक है। सेकेंड मीडियम की बात करें विद रिस्पेक्ट टू वन, तो n टू वन क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। n टू वन इसमें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो पता ही है, पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में। तो n टू वन क्या हो जाता है, n टू बाय n वन, ठीक है। ये हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने माना है कि एंगल बहुत छोटा है, तो इसके काम करते कैसे करते, क्योंकि हमने बोला है कि एंगल बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हमने बोला एंगल बहुत छोटा है, यहाँ पे हमने लिया था ना एस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा अल्फा बराबर हो जाएगा, और साइन आई जो है वो आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ठीक है। एस आई एंड आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, इसलिए साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर नियरली आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, n2, देखो n2 बाय n1, क्योंकि ये साइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n2 n म्यू 1 2 होता है म्यू 1 बाय म्यू 2, और म्यू 2 1 होता है म्यू 2 बाय म्यू 1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इससे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, हमने देखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में सारे फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे n2, यहाँ पे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू की जगह n मान लें, तो n2 बाय n1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन आई के एंगल बहुत छोटा है, इसलिए हो जाएगा आई बाय साइन हट जाएगा, और आई बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा n2 इंटू आर, n2 इंटू आर, ये ऐसे करते हैं, देखो n1 इंटू आई, n1 आई इज इक्वल्स टू, ये n2 इंटू आर हो जाएगा, n2 आर। देखो यहाँ पे n1, देखो n1 इंटू आई, n1 आई हो गया, ठीक है, n1 इंटू आई, यहाँ से n2 इंटू आर, n2 आर हो गया, वही तो लिखा है वहाँ पे, ठीक है। देखो ये हो गया। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व करें, तो n1 आई, n1 क्या है, n1 तो n1 ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम, आई क्या होगा, देखो आई एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। अगर इस ट्रायंगल को हम थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो ये ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बाहर बना के दिखा दें, कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, तो दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ठीक है। देखो ये ट्रायंगल है वाई ओ वाई और सी, ये ओ वाई सी, और ये ट्रायंगल है आई सी और वाई, सी वाई, ठीक है। चलो देखो यहाँ एंगल अल्फा है, बीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे ये एंगल है गामा, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल अगेन बीटा, ठीक है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल हमने बना लिए, एक ट्रायंगल ये इसको ढक के यहाँ रख दिया, और एक ट्रायंगल छोटा अलग वाला इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल एंगल्स का जो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर होगा, एंगल आई जो होता है ये होता है गामा प्लस बीटा के बराबर। ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो ये एंगल एक्स है, ठीक है, ये एंगल एक्स है, तो एंगल आई और एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम करें एंगल आई प्लस इस एंगल को हमने एक्स माना है, एक्स कितना हो जाएगा 180, क्यों, एंगल आई और एक्स एक लाइन बनने वाले एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम ये देखो तीनों एंगल, तो ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं सब कितना होता है 180, प्लस ये होता है एक्स प्लस गामा प्लस बीटा, एक्स प्लस गामा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एक्स से एक्स कट गया, तो एंगल आई किसके बराबर हो गया, गामा प्लस बीटा, देखो एंगल आई हो गया गामा प्लस बीटा के बराबर। लिख सकते हैं इंसिडेंट एंगल है वो किसी बराबर है गामा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम एंगल आई की जगह लिख सकते हैं गामा प्लस बीटा, ठीक है। एंड n2, अब n2 की बात करते हैं, देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा n2 फॉर मीडियम 2, देखो गामा क्या है, गामा यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे एंगल सॉरी गामा नहीं आ रहे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखो बीटा हो जाएगा, इसी तरह देखो बीटा हो जाएगा, जो एक्सटीरियर एंगल होता है जो ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल होता है उसका सम जो होता है मतलब वो किसी बराबर होता है अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यहाँ पे आर प्लस गामा, ठीक है। तो ये बीटा किस बराबर हो जाएगा आर प्लस गामा के बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा बीटा, ये प्लस गामा हो जाएगा तो माइनस गामा, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम इस एंगल को वाई मान ले तो बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180,
ठीक है, बीटा प्लस वाई। देखो लाइन फॉल करने वाले एंगल कितने होते हैं, लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी से 180। और ये ट्रायंगल के अंदर वाले देखो ये भी तुम्हारा 180 होता है। और ये देखो एंगल आर प्लस वाई प्लस गामा भी कितना हो जाएगा 180। अब ये दोनों 180 बराबर है तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो इसको ऊपर उठा के सकते हैं आर प्लस वाई प्लस गामा। ठीक है, अब यहाँ से आर सॉरी आर नहीं सॉरी यहाँ पे वाई और वाई कट जाएंगे, यहाँ पे बीटा कितना आ जाएगा आर प्लस गामा। देखो बीटा हो गया आर प्लस गामा, वही सेम चीज़ है 9th क्लास का मैथ्स है सिंपल। तो ऐसा लिखते हैं कि जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ठीक है, यहाँ पे हम फर्दर पुट कर सकते वैल्यू। हमने गामा अल्फा की गामा की वैल्यू निकाली थी, गामा की वैल्यू आई थी ये देखो एच बाई वी। ठीक है, एच बाई वी से हाँ ठीक है, तो गामा की वैल्यू आई थी एच बाई वी, सॉरी गामा आई इंसिडेंट एंगल, सॉरी अल्फा होगा अल्फा 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 सॉरी अल्फा प्लस बीटा ना। देखो यहाँ पे आई एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर, सॉरी गलत हो गया। देखो ये ट्रायंगल था, इसमें ये एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, ये अल्फा था गामा नहीं अल्फा, और ये बीटा था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किस बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अल्फा कितना है, अल्फा हो जाएगा एच बाई यू, तो एच बाई यू। ठीक है, प्लस बीटा, बीटा कितना था, बीटा आया था एच बाई आर, तो हो जाएगा एच बाई आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे N2 ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो बीटा कितना है, बीटा है एच बाई आर माइनस गामा कितना है एच बाई वी, एच बाई वी। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो देखो ऑब्जेक्ट जो है वो हम अगर एक्सिस ड्रॉ करें, देखो ये एक्सिस है हमारी, अगर इस कार्टेशियन प्लेन बनाएं ठीक है, तो लेंस कहाँ फॉल कर रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब लेंस की इधर कौन है इमेज स्थित, तो एक्स में कहाँ है देखो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड। ठीक है, और ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब देखो ये अगर ये आपने बताया था मिरर वाले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो जब जिस तरफ साइन कन्वेंशन लेने के लिए आपको वो देखना पड़ेगा कि जिस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है उस तरफ सारी डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव होती है। देखो वी कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, आर कहाँ है पॉजिटिव की तरफ, यू कहाँ है नेगेटिव की तरफ, तो यू को हम लगा देंगे नेगेटिव, और यू क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फॉल कर रहा है। क्या देखो हो जाएगा एच कॉमन हो जाएगा N1, एच कॉमन ले लिया 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय आर इज इक्वल्स टू N2 एच, यहाँ पे भी एच कॉमन ले लिया 1 बाय आर माइनस 1 बाय, ठीक है, यहाँ से एच कट गया। अब हम फर्दर सॉल्व करें तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम इधर ले आते हैं माइनस वी को इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा N1, देखो पहले N1 माइनस यू प्लस N1 बाय आर इक्वल्स टू N2 बाय आर माइनस N2 बाय बी। हमने N1 और N2 को मल्टीप्लाई करने अंदर, अब इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, देखो ये वाले को इधर लेके आए तो यहाँ पे N1 बाय माइनस यू ये पहले से ही है, देखो इसको इधर रहने दो। ठीक है, इसको हम अगर हटा दें तो यहाँ से ये देखो ये आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा N2 बाई बी प्लस N2 बाई बी इक्वल्स टू N2 बाय आर माइनस N1 बाय आर। ठीक है, N1 बाय, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया N2 को इधर ले आए और N को इधर भेज दिया, N1 बाय आर को उधर भेज दिए और N2 बाई बी को इधर ले आए। ठीक है, देखो यहाँ से इक्वेशन बन गई। तो फाइनली मिटा सकते हैं इस पर, चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो बाकी देखते हैं मिटा के, तो देखो अब यहाँ से अगर हम चाहें तो लिखते हैं, देखो ये माइनस है। ठीक है, माइनस में आगे इसको हम लिखें, देखो माइनस N1 बाय यू प्लस N2 बाय बी इज इक्वल्स टू N2 बाय आर माइनस N1 बाय आर। ठीक है, वहाँ से लिख दिया। अभी देखो ये माइनस है ये प्लस, अगर हम लिखें -1 + 2 या इसको उल्टा कर लेते हैं 2 - 1, तो बात तो ये इसको चाहे पहले लिखें इसको बाद में लिखें, बात तो ये देखो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1, तो दोनों आंसर सेम ही आएगा, तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, बस हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। तो इसको हमने इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो पहले लिख देंगे ताकि पॉजिटिव है ना, तो उससे पहले दिया N2 बाई बी माइनस N1 बाई यू, इसको हमने चेंज कर दिया शफल कर दिया, बिकॉज टू N2, देखो 1 बाय आर कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय आर कॉमन हो जाएगा N2 माइनस N। ठीक है, देखो 1 बाय आर कॉमन हो गया N2 माइनस N1। अब यहाँ से फाइनली हम लिख सकते हैं, देखो N2 माइनस N1 सॉरी देखो N2 माइनस N1 बाई बी एन ए।
N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू 1/R N2 माइनस N1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फाइनल फॉर्मूला। इसको हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, आपका R है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है, बाद में और सब, चलो इतना ही ठीक है। तो हमारा बन जाएगा फाइनली रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसके आगे का जगह का हमें पहले इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे लेंस वाला। ठीक है, इसके आगे और भी करना है, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला हमको देखना है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में आगे हमको यही जो मीडियम है इसमें थिन लेंस के फॉर्म में लिखना है। जैसे देखो देखते हैं, क्या तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जहाँ तक हमने ड्राइव किया था अभी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में। ठीक है, अब बात करें कि कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे बात करें कब कब आया है, तो 2010, 11, 12, 15, 17, 20 इतने साल आ चुके हैं। 2010, 2011, 2012, 2015, 2017 और 2020 में इससे क्वेश्चन आए एग्जाम में। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में अभी जो हमने ड्राइव किया था इक्वेशन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसमें हमने देखा था कि जो फॉर्मूला आया था फाइनल N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। इसी का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन करेंगे, मतलब डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी लेंस बनाते हैं है ना हम लोग, तो लेंस में हम लोग को जो लेंस फॉर्मूला हमने देखा था 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U, जो थिन लेंस फॉर्मूला होता है, या कोई भी लेंस हमको क्रिएट करना है, जैसे जो आपके दुकान वाले होते हैं या जो चश्मा बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, तो वो लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पावर निकालने के लिए, लेंस की पावर निकालने के लिए हमको फोकल लेंथ निकालना जरूरी होता है, क्योंकि पावर फॉर्मूला होता है 1/F। तो कितना पावर का लेंथ बनेगा ये डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ कितनी होगी, और फोकल लेंथ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह पे। ठीक है, यहाँ पे हमको मेनली निकालना है रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें लेंस की, एक थिन लेंस की, ठीक है, थिन लेंस क्या है, ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसे रेज निकली। ठीक है, ये इसको हम डिवाइड कर देगा दो हिस्सों में, यहाँ से इमेज निकलेगी, जाके मिलेगी ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बनेगी, है ना, यहाँ पे इमेज बनी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर इस लेंस को देखें हम लोग, तो इसके दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये, ठीक है, ये आधा पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे, और एक ये वाला पार्ट है, देखो ये पार्ट है इस साइड का। ठीक है, तो ये पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे लेंस के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी और वो जाके मीट करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड फर्दर अगर हम बात करें, यहाँ से कोई रेज निकली और यहाँ पे कहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आके हिट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हिट करके तो क्या कर रही है, इमेज बना रही है। ठीक है, वो इमेज बना रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस V। ठीक है, यहाँ से रेज आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का N1 है, इसका N2 है। अगेन ये भी सेम मीडियम है, बिकॉज लेंस क्या है, दोनों मीडियम सेम है, फिर हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा अगेन N। ठीक है, तो ये ऐसा कहानी चल रही है। यहाँ हम देखिए पहला केस के लिए, है ना, एक सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, ये सेकेंड सरफेस के लिए। तो हम देखें फॉर फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इसका नाम दे दो, जैसे ये है A, ये है B। ठीक है, ये है A, यहाँ पे ये है B। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये है A डैश, ये है B डैश। तो ये किस साइड कैसा है, ये साइड कैसा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं U। जो इमेज बन रही है, लेट्स यहाँ पे कोई एक इमेज बन रही है V1, जो आगे फर्दर ट्रांसफर हो रही है इस वाले में। जैसे मान लो यहाँ पे इमेज बनी, यहाँ से लाइट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, इस इमेज से। देखो अब हम लेंस की बात करेंगे एक मीडियम में। ठीक है, मान लो ऐसा लेंस मीडियम है। ठीक है, तो ये दोनों मीडियम से हमने कंबाइन कर दिया, इसको उठा के से मिला दी। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, हिट करेगी, हिट करने के बाद यहाँ पे कहीं मिलेगी, एंड देन आगे जाएगी, एंड देन कहीं इमेज बनेगी, उससे मतलब नहीं कैसे इमेज बन रही। बहरहाल अभी अगर हम एक जस्ट सिंपल आइडिया लें, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इमेज बन रही है V1। ठीक है, अब देखो इस वाले लेंस के लिए, इस वाले पार्ट के लिए
इस वाले पार्ट की ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इसने इमेज बनाई है, ये जो इमेज बनी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर ये कुछ इमेज बनाएगा, ठीक है। यानी हम देखें तो जो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बना रहा है V1, ठीक है। और उस V1 के लिए क्या है, दूसरे वाले पार्ट के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं जो फर्दर एक इमेज बना रहे V। तो देखो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने, पहले वाले सरफेस ने एक इमेज बनाई, जो इमेज काम कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इमेज जो पहले वाले ने बनाई है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें उस इमेज को तो वो है V1, ठीक है। यहाँ पे देखो वो इमेज कौन सी है, V1, ठीक है। वो इमेज कौन सी है, V1, यानी डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस V1, इमेज डिस्टेंस हो गई V1। तो यहाँ पे इमेज है लेट्स से B डैश बन रही इमेज, ठीक है। ये इमेज बन रही है B डैश या तो I डैश, जो नाम देना आपको जैसे तो, ठीक है I डैश। और ये सेकंड वाले के लिए क्या करेगा, ये ऐसे काम करेगा, लेट्स यहाँ से इमेज आ रही है, ये सेकंड वाले के लिए क्या करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये जो I है डैश है सेकंड वाले के लिए एज एन इमेज काम करेगा, और ये हो जाएगा V1, इसकी इमेज हो जाएगी V1। तो देखो पहले वाले सरफेस के लिए अगर हम लगाएं लेंथ फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंपल वही फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था। तो ये हो जाएगा N2, सेकंड वाला मीडियम है N2, यहाँ पे ये वाला मीडियम है N2, वो N1। तो देखो ये जगह मीडियम N2, ठीक है। तो N2 बाई B, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज ये बन रही है V1, ठीक है। V1 माइनस N1, ऑब्जेक्ट वही सेम U, देखो N2 माइनस N1। अब देखो लेंथ जरूरी नहीं कि ऐसे ही जैसे हमने एज्यूम किया वैसे ही हो, लेंथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ कई शेप का हो सकता है, यानी इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो सकती है या दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मान लो उसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और एक सरफेस प्लेन हो, ये प्लेन सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, या तो एक कॉन्केव सरफेस हो, एक प्लेन सरफेस हो, तो उसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंस, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम की R1 हो जाएगी, इसकी R2 हो जाएगी, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, अलग अलग। इससे पहला लेंस अगर हम बनाएं तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R इतना होगा। दूसरे लेंस की बात करें तो देखो ये तो स्ट्रेट है, तो जब भी कोई स्ट्रेट सरफेस होती है तो आप जब बनाओगे तो उसका कहीं सेंटर होता ही नहीं। देखो अगर हम बात करें एक स्ट्रेट सरफेस की, तो इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आप बनाते हो देखो कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कर्वेचर बहुत जीरो है, यहाँ पे इसकी कहीं मिलेगा ही नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना जाता है, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जब भी याद रखना, जब भी कोई प्लेन सरफेस होगी तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखें इसमें तो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, क्योंकि मान लिया हमने कि इसकी जो पहली तरफ में रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, दूसरी तरफ R2 है। तो पहले वाली क्या है R1, दूसरी वाली R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है R2, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। अगेन अगर हम फॉर सेकेंड सरफेस देखिए, फॉर सेकेंड सरफेस, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे देखो आपकी बार जो इमेज रखा है वो कहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट रखा है वो मीडियम 2 पे, और इमेज जो बन रही है वो मीडियम 1 पे। देखो यहाँ पे N1 एयर से कहाँ जा रहा था, ग्लास में, यहाँ ग्लास से एयर में लाइट आ रही है, तो यहाँ देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उल्टा हो गया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम चेंज कर देंगे, पहले करते हैं N2 बाई V1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है पहले वाले केस के लिए देखो वो लाइट कहाँ जा रही थी, एयर से जा रही थी ग्लास। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पहले लिखा था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था N1 मीडियम में। तो यहाँ पे देखो आया था N1 बाई यू, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था, N1 में, तो आया था N1 बाई यू। इमेज कहाँ था, N2 में, जब इमेज बन रही थी N2 मीडियम में, तो ये था N2 बाई V1। देखो N2 बाई V1 या B, ठीक है। यहाँ पे V1 ने कंसीडर किया इमेज को, तो इसलिए V1 आ गया, ठीक है। तो यानी इमेज बन रही थी N2 साइड में और ऑब्जेक्ट लगा था N1 साइड में, यानी एयर के साइड में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका मीडियम 1 था। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले केस में देखो उल्टा हो गया। यहाँ पे N2 में ऑब्जेक्ट रखा है हमने, जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो इमेज है, जो पहले वाले सरफेस ने बनाई इमेज, जो सेकंड वाले के लिए है ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखी है, N2 मीडियम में, और इमेज कहाँ बन रही है, N1 मीडियम में। तो देखो यहाँ पे मीडियम थोड़ा पलट गया, यहाँ पे N1 से लाइट जा रही थी N2 में, यहाँ N2 से N1 में जा रही है। ऑब्जेक्ट का था N1 मीडियम में, इमेज था N2 में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है N2 मीडियम में और इमेज बन रही है N1 में, उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो N2 बाई V, यानी N2 इमेज कहाँ बन रही थी N2 मीडियम में, इमेज यहाँ पे कहाँ बन रही है N1 मीडियम में, तो यहाँ पे लिखेंगे N1 बाई V, ठीक है। तो समझ में, यहाँ पे वहाँ पे इमेज बनी थी N2 मीडियम में, से लिखा था N2 बाई V1, यहाँ पे इमेज बन रही है N1 मीडियम में, इसलिए हो जाएगा N1 बाई V, ठीक है। माइनस फॉर्मूला ये रखते हैं, देखो N1 बाई V, यहाँ पे U। अब देखो U ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने, यहाँ देखो सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये जो इमेज बना रहे हैं फर्स्ट सरफेस, वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे रखा है, मीडियम 2 में, तो हो जाएगा N2 बाई V1, ठीक है, वो हो जाएगा N2 बाई V1।
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई R2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड मीडियम लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है उस पर ये डिपेंड करता है। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। देखो n2 बाई v1 n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u, अब देखो यहाँ पे प्लस n1 बाई v माइनस n2 बाई v1 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2। तो फाइनल फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n2 v1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। तो यहाँ पे आगे देखो हम इसको पहले लिख देते हैं n1 बाई v। ठीक है, हम इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू। हम देखो अब यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं n2 माइनस n1 के फॉर्म में। तो देखो सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करें, एक काम करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, देखो इसको हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। फर्स्ट वाला वैसे रहेगा n2 माइनस n1 बाई r1, इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलेगा, कर सकते हो ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा n2 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n2 प्लस में, और देखो ये n1 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस माइनस n1, ये हो गया नेगेटिव साइन वाला। अब देखो नीचे वाला ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस R2। ठीक है, समझ में दीजिए। देखो हमने सिर्फ इसको माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। तो देखो इसको उल्टा कर दिया तो नेगेटिव साइन आ गया, तो यहाँ से माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब इसके आगे हम करते हैं आगे, तो इसको मिटा देते हैं बदल। देखो यहाँ पे अगर हम आगे देखें, देखो यहाँ पे जगह n1 बाई वी, n1 कॉमन लेते हैं, देखो 1 बाई वी कॉमन लेते हैं, n1 कॉमन ले लिया, n1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। देखो n1 कॉमन ले लिया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2। देखो n2 माइनस n1 कॉमन लेते हैं, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल। अब n1 इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो हम सकते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो हमारा फाइनल पहला फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, इसके आगे देखो अब हम बात करते हैं इफ ऑब्जेक्ट, एक हम कंडीशन मान रहे हैं इज केप्ट एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर रखें। और जैसे हम बात करें लेंस की, लेंस में फोकल लेंथ जो लेंस का होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कहाँ से वो रेज आ रही है। जैसे मान लो अगर आप अभी देख रहे हो किसी 700 मीटर 800 मीटर दूर खड़े ऑब्जेक्ट को या 100 मीटर दूर खड़े ऑब्जेक्ट को, तो फोकल लेंथ जो लेंस का होता है उतना ज़्यादा नहीं होता। लेट से फोकल लेंथ है 0.5, ठीक है, डायप्टर या मीटर, पावर नहीं फोकस की बात करें, 0.5 मीटर। और वहीं पे ऑब्जेक्ट जो रखा होता है वो होता है 500 मीटर पे या 200 मीटर पे, ऐसे ना। देखो एज कम्पेयर टू दिस ये बहुत छोटा है ना, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं कि वो इन्फाइनाइट पे रखा है। फोकल लेंथ के कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फाइनाइट पे रख देंगे तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को अगर इन्फाइनाइट कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट, समझने की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पास लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने इन्फाइनाइट पे रखा है। अब इन्फाइनाइट ऑब्जेक्ट जब इन्फाइनाइट होता है तो रेस कैसे आती है, पैरेलल। रेस कैसे आती है, पैरेलल। जब भी कोई चीज़ इन्फाइनाइट पे होती है तो रेस कैसे आएगी, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब रेस आएगी तो पैरेलल आती है, रेस कहाँ से जाती है, फोकस से। रेस जब पैरेलल आती है तो कहाँ से आती है, फोकस से। समझ में कि नहीं। देखो जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फाइनाइट पे, तब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज देखो कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे। ठीक है, इमेज बन रही है फोकस, इतना समझ में गया। जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फाइनाइट पे तो इमेज बन रही है, देखो जब भी रेस पैरेलल आएगी, ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पे रखा है तो रेस पैरेलल आएगी, वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब देखो अब हमने समझा रहे हैं कैसे। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, जैसे सूरज है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, तो इससे रेस कैसे आती है, देखो ऐसे आती है। ठीक है, या तो ऐसे आती है, या तो ऐसे आती है, ठीक है, या तो ऐसे आती है। ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेज आती है, मगर हमको जो है रेस कैसे एज्यूम होगी कि हमको लगेगा वो रेस पैरेलल आ रही है, तो उससे कितनी नंबर ऑफ रेज आती है। ठीक है, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो उससे लगता है हमको रेस की पैरेलल आ रही है, हम देखते हैं ना। और वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पास रखा होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पास रखा है, जैसे यही लेंस है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे,
अब कैसे रेस पैरेलल आएगी कभी, देखो एक रेस अगर ऐसे आएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, ठीक है, तीसरी ऐसे जाएगी, हो सकता है यहाँ से लेंस से होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। तो रेस से पैरेलल नहीं आता, रेस किससे पैरेलल आती है, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, ठीक है, क्योंकि उससे जो निकलने वाली रेज है वो हमारे लिए कुछ ही रेस वहाँ तक आएगी, बाकी रेस हमको हमारे तक पहुँचेगी नहीं, देखो उससे निकलने बाकी रेस हमारे तक पहुँचेगी नहीं, है ना, कुछ ही रेस हमारे तक पहुँचेगी, तो इसलिए हमको कह सकता है इनफाइनाइट। तो इतना समझना कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं तो उससे निकलने वाली रेस पैरेलल आती है, वो हमको उसमें इमेज कहाँ बनती है, पैरेलल रेस में, फोकस में। जहाँ पे हम वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली इसमें, तो देखो 1/v इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है, -1/u ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, इक्वल्स टू n2 - n1/n1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब देखो 1/इनफिनिट कितना होगा, किसी भी चीज़ को इनफिनिट से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 1 को डिवाइड करें इनफिनिट से, 1 2 3 4 5 6 करते करते बचा, तो इसका आंसर 0.00000, ये खत्म ही नहीं होगा, तो इसको हम क्या मानते हैं, नियरली कितना होता है, 0। जब भी हम किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो जब भी किसी चीज़ को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 पूरा टर्म, तो 1/f - 0 1/f ही रहेगा। अब देखो n2/n1 क्या होता है, n2/n1 होता है, इसमें फॉर्मूला बता, μ2 μ1 क्या होता है, या n2/n1 μ21, ठीक है, μ21 क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव ऑफ मीडियम 2, सॉरी n लेके चल रहे हैं तो n ही लेते हैं, तो n2 1 माइनस के, अब यहाँ n1/n1 कितना हो जाएगा, ये आता ना करना, ठीक है, तो ये जाएगा n1 1/r1 - 1/r2, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये और ये, ठीक है। अब तो मैं ये हमारा लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला है, ठीक है, n2/n1 इसी को लिख दिया इस पैटर्न में। देखो अब इस थोड़ा सा मिटा क्या, थोड़ा सा और मिटा सकते हैं, ठीक है। देखो इधर अब अगर मान लो यहाँ पे हमने ऐसे कैसे किया है, ये n2 देखो n2 - n1/n1, तो इसको हम लिख सकते हैं n2/n1 - n1/n1, देखो इसको हमने दोनों में सेपरेट कर दिया, ठीक है, जैसे होता है ना 2 - 1/2, तो इससे ना 2/2 - 1/2, ठीक है, हमने इसको बांट सकते हैं दोनों में इक्वली, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया भाई। तो n2/n1 क्या होता है, n21 - n1/n1 कर देंगे, कितना है कवर, देखो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक, तो इसमें अगर कंफ्यूजन तो ठीक है, बाकी अब देखो यहाँ से इक्वेशन, इसको नाम दे दो a, इक्वेशन b, ठीक है, तो फ्रॉम a एंड b, इक्वेशन a और b लिखो, तो 1/v - 1/u किससे बराबर है, n2 - n1/n1, जो कि n21 - 1 वाला यही सेम चीज़ है, ठीक है, बाय 1/r1 - 1/r2, और ये भी देखो 1/f भी किससे बराबर है, n21 - n1 1/r1 - 1/r2, देखो दोनों का RHS सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, सेम, तो इसको हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/b - 1/, ये आता है मिरर फॉर सॉरी लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, लेंस फॉर्मूला भी हमने देख लिया, थिन लेंस फॉर्मूला, और ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अब नोट देना है, ध्यान देना है एक चीज़ साइन कन्वेंशन में, कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस होगा, जब भी कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, और जब भी कॉनकेव लेंस होगा, देखो दोनों के लिए रेज ऑफ लाइट कैसे आएगी, इसके लिए ये आएगी और फोकस पे मेट करेगी, ठीक है, ये आएगी फोकस पे मेट करेगी, और इसमें देखो ये लाइट आएगी और डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्स हो जाएगी, तो जब इसको हम पीछे मिलाएंगे इमेजिनरी लाइन को, यहाँ पे फोकस बनेगा, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला याद है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, ठीक है, दोनों के लिए ये चीज़ वैलिड है, ठीक है, यहाँ तक एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं, देखो ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो बन रहा है, इसको इसमें दो फोकस बनेगा, एक ये f1, ये एक f2, भी f2 और f1, ठीक है, फोकस दो होता है, क्योंकि इसमें इस वाले स्फेयर के लिए फोकस ये, इस वाले स्फेयर के लिए फोकस वो, एंड सेम इधर भी इस वाले स्फेयर के लिए फोकस ये, इस वाले स्फेयर के लिए फोकस, ठीक है, ठीक है। तो याद समझ में आया, तो इसके लिए देखो फोकस कौन सा वाला है, इसकी जो फोकस कॉन्वेक्स लेंस में यूज हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स साइड वाली यानी सेकेंडरी फोकस जो है इसका कौन सा है, पॉजिटिव साइड वाला, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस हमेशा क्या लेंगे, फोकस पॉजिटिव, ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए फोकस हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस को कभी कन्वर्जिंग लेंस भी बोलता है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलता है, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड ऑफ इमेज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, बोलेगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ
कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड यूज करता है इन प्लेस ऑफ कन्वेक्स और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स में देखो लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना, मिल रही है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस में यानी कॉन्केव लेंस में, तो आप देखो लाइट डाइवर्ज कर दी यानी फैल रही है। डाइवर्जिंग मतलब फैलना, कन्वर्जिंग मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो कॉन्केव लेंस को भी हम कभी अगर रिफर करते हैं टू एज डाइवर्जिंग लेंस, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है 2020 बोर्ड का, बोला एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है यानी दो तरफ से कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, ठीक है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। इस इमर्स इन अ लिक्विड, उसको हमने डुबा दिया पानी के अंदर, ठीक है। जब पानी के अंदर डाल दिया तो इट बिकम्स इनविजिबल। तो वो कैसा बन गया, इनविजिबल, मतलब वो पानी की तरह जस्ट एकदम मिल गया, मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे पानी और लेंस के बीच में, ठीक है। एंड बिहेव्स लाइक अ प्लेन ग्लास, और स्टार्ट मतलब वो बन गया, वो बिहेव करने लगा एज अ प्लेन ग्लास। मतलब प्लेन ग्लास बन नहीं गया, यानी वो जब लाइट आ रही थी उसके अंदर से तो वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो क्या है, एज अ प्लेन ग्लास, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, तो पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड है इसका क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या है, तो इसको मान लेते हैं n2 और लेंस को मान लेते हैं n1, ठीक है। ये जाएगा n2 n1, चाहे इसको n2 मान लो, इसको n1 मान लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, जैसा आपको मान लें, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं देखिए बताओ, जब भी कोई प्लेन ग्लास का बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास का फोकल लेंथ क्या होता है, होता है कोई भी प्लेन सरफेस होती है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट। क्यों, देखो अगर मान लो हम कोई प्लेन सरफेस बनाएंगे, जैसे हमने कोई कर्व सरफेस बनाया, ठीक है, तो कोई भी कर्व सरफेस होती है उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई प्लेन सरफेस है तो उसका बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, कभी सर्कुलर फॉर्म में बनेगा ही, यानी बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो उसका रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर हम एक ड्राइंग बनाएंगे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब देखो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, कहीं बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कहाँ है, इसका फोकल लेंथ जो है लगभग लगभग यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये फोकल लेंथ इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर फोकल लेंथ कंसिडर करें, ठीक है, और यहाँ से अगर स्फीयर को हम मिटा दें, ठीक है, देखो अब इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं, छोटा सा हिस्सा, देखो इतना छोटा सा हिस्सा है ना, तब वो प्लेन कर बिहेव करेगा, देखो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ प्लेन, देखो है ना, वो कैसे बिहेव कर रहा है, प्लेन। अब इस प्लेन का कि कंपेयर में देखो इस प्लेन का जो साइज है, इसमें देखो फोकल लेंथ क्या है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नहीं है, देखो ये प्लेन इतना छोटा सा है और फोकल लेंथ काफी बड़ी है, देखो, ठीक है। अगर इसको बड़ा करेंगे, इस प्लेन को इतना बड़ा करेंगे तो फोकल लेंथ लगभग कितनी बड़ी हो जाएगी, तो एज कम्पेयर टू साइज ऑफ लेंस या ग्लास स्लैब, फोकस क्या है, बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब हम फोकस को बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, ठीक है। हमने मान लिया इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट है, तो देखो यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चन में फोकस लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, पानी का, पानी को हमने क्या माना है n1, तो n1 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने लेंथ मेकर फॉर्मूला में कि 1/f जो होता है वो होता है n2 1 माइनस 1/1/r, r1 माइनस 1/r2, ठीक है, इतना मैं पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/f कितना है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया क्योंकि वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने का, तो जाएगा n2 1, n2 1 क्या होता है n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है, -1। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देखो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम इस सरफेस की या लेंस की, देखो अगर हम बात करें बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो देखते हैं, समझा, अब दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली वाली सरफेस के लिए क्या है, आर पे, ठीक है, और दूसरी वाली सरफेस के कहाँ है, ये इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो पहली वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वो किस तरफ है, लेंस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरी वाली क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव। अब दोनों आर सेम है, तो R1 क्या हो जाएगा, आर, और R2 क्या हो जाएगा, माइनस आर। इसमें समझ में आया, दोनों सरफेस का क्या है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट दिया ही नहीं है, बोला बाई कॉन्वेक्स लेंस है यानी दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दोनों की सेम ही होगी, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, मेंशन नहीं किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को सेम माना हमने आर, ठीक है। देखो ये कार्टेशियन प्लेन वाला बताया था आपको हमने मिरर वाले में कि जब भी अगर हम लेंस रखे हैं तो ये कौन सी एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना।
अब देखो लेंस की इस तरफ जितनी भी चीज़ें वो क्या होंगी पॉजिटिव, इस तरफ जितनी भी होगी नेगेटिव होगी, ऊपर जितनी होंगी पॉजिटिव क्योंकि वो वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे माइनस वाई एक्सिस, तो वो नीचे वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव। यानी जैसे कि इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसे रखेंगे। इमेज अगर मान लो ऐसे बन रही है तो इमेज की हाइट नेगेटिव हो जाएगी। हाइट के टर्म में बात करें तो वाई एक्सिस देखते हैं। जब हम डिस्टेंस के टर्म में बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इस वाली साइड पे देखो, इस वाली साइड को अगर हम बनाए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है पॉजिटिव साइड, और दूसरी वाली सरफेस देखो, इस वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है नेगेटिव साइड, ठीक है, जिसके लिए नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, देखो ये तो यही है ना, इसका मतलब यही है ना, इस साइड क्या है कि R1 जो है पॉजिटिव आर है, R2 जो है ये नेगेटिव साइड है तो ये माइनस आर है, तो R2 है माइनस आर, सॉरी, ठीक है माइनस आर। यहाँ पे हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस वन, देखो 1 बाई आर, R1 कितना है, R1 आर है, 1 बाई आर माइनस 1 बाई R2 कितना है माइनस आर, ठीक है, ये हो गया 1 बाई। अब बताओ 1 बाई इनफिनिट कितना होगा, 1 बाई इनफिनिट जैसे 1 बाई 10 तो हो जाएगा 0.1, 1 बाई 100 0.01, 1 बाई 1000 0.001, करते 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 ये जीरो बढ़ते रहेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा जीरो। 1 बाई इनफिनिट क्या होता है जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 माइनस वन, देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2 बाई, ठीक है। अब आर डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू, तो हो जाएगा 0 इंटू आर, और 2 इंटू में हो जाएगा तो 2 से इंटू में तो हो जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 माइनस वन, ठीक है। यहाँ तो ये पूरी टर्म 0 इंटू आर जीरो हो गया, 0 बाई 2 जीरो हो गया, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस वन इक्वल्स टू N2 बाई N, यहाँ तो जीरो हो गया तो माइनस में जाएगा तो प्लस वन, क्या देखो प्लस 0 प्लस वन क्या हो जाएगा 1, अब N1 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर समझ सकते हैं N2 इक्वल्स टू N1, यानी N2 जो है N1 इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, ठीक है, तो जाएगा N1 इंटू वन N1 ही होगा इक्वल्स टू N2। यहाँ से इसका मतलब हमको समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम क्या है सेम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दोनों मीडियम क्या है सेम है। अब दोनों मीडियम कौन सा है, यहाँ पे ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.4 जिसको हमने N2 माना था, वो किसी बराबर है N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जिसमें से डुबाया है लिक्विड कितना हो जाएगा इस 1.47, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, N2 किसी बराबर है N1 के बराबर है, यानी N2 कितना है 1.47 किसी बराबर है N1, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी बराबर है N2 एंड 1.47 के बराबर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा 1. ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2017 का, 2 नंबर में पूछा गया है, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू या N2 दिया है 1.5, ठीक है, विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फेसेस की क्या है सेम है, तो R1 और R2 दोनों ही सेम है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर दिया है, पूछ रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ठीक है। तो R1 और R2 दोनों सेम है तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब बस इतना ही दिया है, ठीक है। चलो देखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सेकंड फर्स्ट मीडियम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं कौन सा मीडियम है, तो इसको हमने माना वो क्या है एयर, और एयर क्या है तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। अब 2 नंबर में आया था तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आप फॉर्मूला के आंसर करेंगे मतलब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे गिवन वगैरह। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ये क्या बोलते हैं 1/f इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1, ठीक है, बाय 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 1/f कितना दिया है 20 इज इक्वल्स टू N21 क्या होता है N2/N1, ठीक है। तो N2/N1 कितना है, N2 कितना है 1.55 बाय दूसरा मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम एयर है तो 1 ही हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 1.55 माइनस 1/R1, तो ये हो जाएगा 1/R1 तुमने R माना है माइनस 1/R2, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये इस वाला पॉजिटिव होता है, बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये वाला ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव, तो ये हमने इसको R माना है, मतलब इसका मतलब क्या है कि R1 R2 R के बराबर है मैग्नीट्यूड, अगर उसका साइन क्या है R1, इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं R1 जो है R के बराबर है, R2 जो है ये माइनस R के बराबर है, क्योंकि साइन
यूज होगा, ठीक है। साइन हमेशा ध्यान देना है आपको, इसलिए बताएं साइन कन्वेंशन एक बार देख लेना, सुने समझना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। तो ये होता है 1/20, 1.55 इन -1 कितना हो जाएगा 0.55। अब देखो इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, ठीक है। अब इसी बात फर्दर हम कर सकते हैं, हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 0.55, 1 + 1 2/r, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये r डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में, ठीक, और ये डिवाइड में हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, तो 2 × 0.55 हो जाएगा 1.1 इंटू 20, 25 × 2 110 यानी 1.1, और ये 20 इधर आएगा तो इंटू में, ठीक है। तो r इधर गया r, और ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा इतना, तो r हो जाएगा 20 × 1.1 22 सेंटीमीटर। तो फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो जो हमने रूल अप्लाई किया था, क्या बोलते हैं, रे डायग्राम का, मिरर के लिए, वही सेम यहाँ पे लेंस के लिए लगेगा। तो मिरर में कोई रे अगर पैरेलल आती थी तो कहाँ से आती थी, फोकस से। यहाँ पे वही चीज़ है, जो रे पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। दूसरा रूल था, जो रे सेंटर ऑफ पोल पे मीट करती है वो उतने एंगल में बनाती है जितने एंगल से आती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। लेंस में क्या होता है कि कोई रे अगर पोल से जा रही है तो अनडिफ्लेक्टेड पास करेगी, यानी एंगल ऑफ ये आई और आर सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब नॉट एग्जैक्टली आई और आर, बट ये एंगल सेम रहेंगे, यानी वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, बस इतना ही है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसके लिए वो वहाँ पे सेम एंगल पे आती थी, यानी सेम पाथ फॉलो करती थी। यहाँ पे वो रूल नहीं लगता, जैसे वहाँ पे जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी, ठीक है, तो वापस से वही पाथ फॉलो करती थी। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो हल्का सा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और वो कितना रिफ्लेक्ट करेगी बाकी वो देख लेंगे आगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है कि लेंस जो है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज formed by the lens to the size of object। तो ये क्या होता है मैग्निफिकेशन, हमने देखा था लास्ट टाइम मिरर वाले में। मैग्निफिकेशन क्या होता है H'/H, यानी साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पे फॉर्मूला भी आया था -v/u, यहाँ पे आएगा v/, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, लेंस कितना मैग्नीफाई करता है। इसके बाद आते हैं पावर की, पावर ऑफ लेंस की। पावर क्या होता है, इट इज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ द लेंस दैट हाउ मच इट कैन बेंड एन इनकमिंग रे ऑफ लाइट। तो देखो एक चीज देखो, लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की है, अब यहाँ से कोई इमेज से ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रही है तो रे को यहाँ तक मोड़ है, ठीक है, तो रे को यहाँ तक मोड़ है, ठीक है। ये फोकस से पास होगी पैरेलल रे आती है ना, तो यहाँ पे लेंस कितना मोड़ है, लेट्स से अल्फा एंगल, ठीक है, ये अल्फा एंगल तक मोड़ है। यहाँ पे रेज आ रही है, यहाँ पे इसने रेस को इतना मोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कितना मोड़ा, बीटा एंगल। अरे बताओ रेस को कौन ज़्यादा मोड़ रहा है, ये देखो ये लेंस काफ़ी ज़्यादा मोड़ दे रहा है, ये कम अमाउंट में मोड़ दे रहा है। पावर किस लेंस की ज़्यादा होगी, इस लेंस की। तो पावर क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द लेंस कि वो कितना ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट को बेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, फोकस पे। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे ये अल्फा है, ये लाइन पैरेलल होती है तो ये अल्फा एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है तो इसको हमने माना पैरेलल है, ठीक। लेट अस से हमने माना, देखो पावर जो होता है, पावर होता है, ठीक, पावर जो होता है, पावर जो होता है, देखो या पावर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, p/b, अगर हमने माना फॉर यूनिट हाइट h इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। tan अल्फा क्या हो जाएगा, एक यूनिट, यानी ये जो हाइट है ये 1 यूनिट, यानी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने माना कि एक यूनिट हाइट के ऑब्जेक्ट रखा है, उसको कितना लाइट बेंड कर रहा है, वो अल्फा डिग्री पे बेंड कर रहा है, ठीक है। अल्फा कितना हो जाएगा, p/b, tan अल्फा हो जाएगा p, यानी p हो जाएगा, हाइट को हमने 1 मान लिया, बेस क्या है f, ठीक है।
जैसे tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा मतलब होता है इट इज पावर, क्या होता है, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ द लेंस दैट हाउ मच इट कैन बेंड ऑफ लाइट। तो ये लाइट को कितना बेंड कर रहा है ये बता रहा है tan अल्फा। जैसे लिखते हैं पावर जो है, पावर हो जाएगा 1/f। कैसे, क्योंकि कितना लाइट बेंड कर रहा है कौन बता रहा है, अल्फा। और पावर क्या होता है, यही तो होता है मेजरमेंट कि कितना ज़्यादा लाइट बेंड कर रही है। तो मैं लिख सकते हैं पावर को, इट इज इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो क्या होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी इसकी यूनिट लिखेंगे तो 1/, पावर की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स। इसको हम दूसरी यूनिट में भी लिखते हैं डायप्टर। डायप्टर, डायप्टर इसकी यूनिट होती है पावर ऑफ द लेंस की, और या तो मीटर इनवर्स, दोनों ही क्या है इसकी यूनिट। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं 1/f। तो पावर होता है 1/f और मैग्निफिकेशन होता है v/u। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नोट कर लें। और इससे ये पूछा जाता है कि पावर क्या होता है या तो मैग्निफिकेशन क्या होता है। अगर हम पावर की ही बात करें तो इससे लगातार 2018 और 2019 में पूछा गया कि पावर क्या होता है। ठीक है, तो पावर पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लें, नोट कर लें। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस। ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1.5 व्हेन केप्ट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। तो बोले एक इक्वी कॉन्केव लेंस है, ठीक है, उसको हमने रखा है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और कॉन्केव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, और जिससे पावर जो मिल रही है फाइनली वो कितनी है, -5 डायप्टर। तो बोल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। सो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला अपने आप में कितनी बार आया है लास्ट के 10 साल में, 6 से 7 बार आया है। ठीक है, उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी इसका मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स या तो लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखो अल्टरनेट ईयर्स में या तो हर साल लगभग ऑलमोस्ट हर साल पूछता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन, और लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स को हर साल पूछते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना, तो मार्क भी करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू n21 - 1, है ना, n21 - 1 बाय 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस में देखो ये साइड क्या होती है, ये साइड फर्स्ट सरफेस होती है नेगेटिव, ठीक है, और सेकंड वन होती है पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो देखो पहली सरफेस क्या है, कहाँ फॉल कर रही है, नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्सिस, दूसरी वाली कहाँ फॉल कर रही है, पॉजिटिव साइड। देखो पहली सरफेस का एक्स एक्सिस कहाँ है, ये लाइन ड्रॉ करो, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्सिस। तो ये देखो पहली सरफेस कहाँ है, नेगेटिव साइड, दूसरी सरफेस कहाँ है, पॉजिटिव। पहला वाला आर जो है, आर जो पहला वाला है, और दोनों सेम है क्योंकि इक्विकॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो ये आर है पहला वाला, सॉरी R1 जो है वो है -r, और R2 जो है वो है r। देखो R1 जो है पहला वाला सरफेस का जो रेडियस कर्वेचर है वो क्या है, नेगेटिव r, और दूसरे वाले सरफेस का पॉजिटिव r। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और लेंस, ठीक है, अब देखो 1/f, अगर हम फोकस निकालें तो 1/f, 1/f होता है p पावर के पावर, 1/f होता है पावर के पावर। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कितना चाहिए, -5 डायप्टर, तो 1/f की जगह हम लिख सकते हैं -5 डायप्टर, क्योंकि पावर दिया है क्वेश्चन में, पावर क्या होता है 1/f, पावर दिया है -5 डायप्टर, तो -5 इज इक्वल्स टू n2 बाय n1 -1 डिवाइड बाय, देखो ये हो जाएगा 1/r -r -1/+r। ठीक है, क्योंकि R1 क्या है नेगेटिव, R2 क्या है पॉजिटिव, तो देखो ये रख दिया हमने, फिर -5 डायप्टर। अब याद रखना जब भी हम वैल्यू को डायप्टर में रखते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में आता है, यानी फोकल लेंथ यानी जो भी डिस्टेंस है वो मीटर में आएगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, यानी हमने यहाँ पे क्योंकि डायप्टर में रखा है वैल्यू, तो ये कैसे आएगा, आंसर मीटर में आएगा, तो ये जाएगा -5, याद रखना ये चीज़ -5। देखो n2 कितना दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहाँ मीडियम 2 कौन है, ग्लास, तो हो जाएगा 1.5 माइनस, पर देखो ये n1 कितना है 1/4, इसको अगर हम एलसीएम ले लें माइनस, चलो बाद में लेंगे, तो हो जाएगा देखो -1/r और प्लस -1/r, तो हो जाएगा -5 देखो, देखो इसको अगर एलसीएम ले लें 1.4 1.5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो 1 इधर से इंटू होगा, इससे इधर इंटू होगा, नीचे आप 1.4 हो जाएगा, तो ये 1.5 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 -1.4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 + 1 2/r, और साइन होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखो ये भी नेगेटिव कट जाएगा, साइन कट गया। तो इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे ये 1.4 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 1.4 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5
इंटू 1.4, तो 5 इंटू 1.4, और ये माइनस होगा तो 0.1 आएगा, इक्वल्स टू 0.1 इंटू 2/r। देखो 0.1 इंटू 2/r, तो ये 5 इंटू 1.4, ये देखो ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो r इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 2 0.2 बाई 5 इंटू 1.4। आंसर किसमें आएगा? मीटर में। तो r हो जाएगा रिटर्न पिक्चर 0.2 कटेगा तो ये जगह 0.1, ये कटेगा 0.7, 5 7 से 35, तो आ जाएगा 3.5। तो r हो जाएगा, पॉइंट हटा सकते हैं, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 0.1 इंटू 10 1 बाई 6.5, ये 35 मीटर। देखो चाहो तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, इतना आंसर वैसे काफ़ी है, चाहो तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। तो देखो r इज इक्वल्स टू 100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बाई 35, से हो जाएगा 35 × 35, 35 2 सा 70.3, 35 8 सा 300 ना, तो 70, हाँ लगभग 7 8 सा 7 या 8 के आसपास आएगा, तो 2.7 या 2.8 सेंटीमीटर आएगा इसका। ये तो कर लीजिए सेंटीमीटर में, अदरवाइज मीटर में इतना होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पावर पे बेस्ड। अब आगे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो लिखने चाहिए सकते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लो अगर एक या इससे ज़्यादा लेंस हम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्मूला हमको मिलता है। तो देखो मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उसमें हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस को अटैच किया, ठीक है। अब इसे यूज़ जो है मेनली जो है आपका आगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसमें, या तो क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में कभी आया नहीं, बहुत मतलब बहुत डिटेल में कभी नहीं पूछा गया ऐसे क्वेश्चन, बहुत रेयरली पूछा गया, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर स्टिल टॉपिक तो है, पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अगर मान लो फोकल लेंथ हमारे पास दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ है f1 और दूसरे का, मान लो एक का फोकल लेंथ है f1 और दूसरे का फोकल लेंथ है f2, ठीक है। इस वाले लेंस के पहले हमने एक ऑब्जेक्ट रखा एट ए डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और यहाँ से लाइट निकली और यहाँ पे आई, और फिर फर्दर इसमें लाइट को कंबाइन किया और यहाँ पे इमेज बनाया, ठीक है। तो इसने इमेज बनाया v पे, ठीक है। देखो जो ये ऑब्जेक्ट इमेज बना रहे हैं, ये वाला जो इमेज बना रहे हैं, फर्स्ट लेंस जो इमेज बना रहे हैं, वो सेकंड वाले के लिए क्या है, वो सर्व कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जब हमने वो पढ़ा था। देखो जब यहाँ पे इस वाले लेंस को देखो ये भूल जाओ, तो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। या तो जो इस लेंस की इमेज बन रही है यहाँ पे, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी जो सेकंड वाला लेंस इमेज बना रहे हैं वही क्या है, ऑब्जेक्ट है सेकंड लेंस के लिए। जो फर्स्ट लेंस इमेज बना रहे हैं वही क्या है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम थोड़ा दूर रख के देखें, तो अगर हम थोड़ा दूर रख के देखें तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट मिली, ठीक है, यहाँ से फर्दर गई। अब देखो ये लेंस की इमेज कहाँ है, ये है। अब इस वाले लेंस के ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है। देखो जो फर्स्ट वाला लेंस इमेज बना रहे हैं वही क्या है, सेकंड वाले के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। वो डायग्राम थोड़ा सा क्लोज करके इसके लिए, यानी जब क्लोज लेंस जो क्लोजली रखे जाते हैं, है ना, तब के लिए। यहाँ पे देखो अगर हम लिखें, देखो फर्स्ट वाले लेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला। तो ये लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लो अप्लाई करें फॉर लेंस 1, पहले लेंस के लिए फॉर लेंस 1, ये लेंस 1 है ना, इसके लिए 1/v, इसकी इमेज बन रही है, लेट्स से ये इमेज जो बन रही है ये है v1, ठीक है, इस वाली सरफेस से है v1, ठीक है। यानी v1 जो है इमेज बन रही है, जो पहला वाला इमेज बना रहे हैं तो कितना है v1, तो 1/v1, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ है इस वाले लेंस के लिए, ये u है, इक्वल्स टू 1/f1, जो फोकल किया है f1 है, ठीक है। देखो 1/v इमेज कहाँ बना रही है, v1 पे, ठीक है, माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, u पे, ठीक है, इक्वल्स टू 1/f1। से पहला इक्वेशन होंगी। फॉर लेंस 2, अब लेंस सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/, अब सेकंड लेंस के लिए इमेज कहाँ बन रही है, v पे, 1/v, सेकंड वाला लेंस का इमेज बना रहे हैं v पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए 1/v माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, जो फर्स्ट वाले लेंस ने इमेज क्रिएट किया है, तो माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में RHS वाले RHS में, ठीक है। यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 1/v1 और 1/v1 कट गया, देखो 1/v ये माइनस
1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ, और 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू क्या होता है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ होता है। ऐसे लिखते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। इसको उल्टा करते रेसिप्रोकल कर दें तो एफ उल्टा करते हैं तो एफ हो जाएगा इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है, प्लस जितने भी हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है नेट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्यों क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है, वो सम हो जाता है ना। तो नेट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ ऑल फोकल लेंथ। तो जितनी भी फोकल लेंथ सबका सम किसका होता है, नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन का। अगर हम बात करें देखो 1 बाय एफ, 1 बाय एफ क्या होता है, पावर, पावर कितना हो जाएगा 1 बाय एफ कॉम्बिनेशन का पी इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी पावर भी क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, ठीक है। बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है m हो जाता है M1 इंटू M2 इंटू M3, यानी जितने लेंस लगेंगे उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा उतने टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम होता है प्लस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है मैग्निफिकेशन केस में। तो ये फॉर्मूला है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, ठीक है। इसे बेस कोई क्वेश्चन बहुत मतलब ढूंढा मिला नहीं, मतलब कोई उसमें बुक में आप 1-2 क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल दिया उसके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन हमको दिखा नहीं, इसलिए हम उसके क्वेश्चन उठा नहीं थे। तो इसी तरह आपको जो पूरा का पूरा लेंस टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो क्वेश्चन भी हमने देख लिए और बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी बचे हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर सेपरेट उसकी एक वीडियो बना देंगे, देखा जाएगा जैसा मतलब अगर मान लो सिलेबस कवर हो जाता है तो टाइम रहेगा तो बना देंगे, अदरवाइज क्या है कि कुछ क्वेश्चन हमने कराई दिया, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराई दिए, कुछ क्वेश्चन बचे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका लेंस पूरा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, उसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रिज्म, यानी प्रिज्म टॉपिक में हमारा बचा हुआ है। प्रिज्म देखना है हमको, प्रिज्म के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, एंड सेम विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा आपने जो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट मगर हाँ ठीक ठाक से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दूसरा टॉपिक कवर हो गया, कर हम लोग तीसरा और चौथा टॉपिक भी, यानी प्रिज्म और लेंस मेकर प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ के चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। सो बस आज कहते रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।